हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आपके दिसंबर एग्जाम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब आपने रिवीजन भी करनी स्टार्ट कर दी होगी। आज के लेक्चर में हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता देता हूं, आप इस लेक्चर को एज ऑडियो बुक भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब आपको अपनी आंखों से इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के और आंखों को आराम देके मेरी बस सारी बातों को सुन के अपने दिमाग में रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन बस ध्यान रखना कि कहीं आप सुनते सुनते सो ना जाओ। अगर आपको अपने लिए इस रिवीजन की इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो आप एक और काम कर सकते हो। आप मेरे साथ साथ सारी बातों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को बोल भी सकते हो। जैसे कि अगर मैं किसी टॉपिक में कोई जर्नल एंट्री बोल रहा हूं तो आप लोग भी मेरे साथ साथ उस एंट्री को बोल सकते हो। इससे आपकी रिवीजन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं अपनी रिवीजन को शुरू करता हूं। तो जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले दो बेसिक टर्म्स इसमें पढ़ने होते हैं। एक होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और दूसरा होता है प्रॉमिसरी नोट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखना क्या कहती है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money to the order of a certain person or the bearer of instrument। ठीक है, तो सिंपल भाषा में ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मतलब किसी को ऑर्डर देना कि आप आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब इतने महीने बाद, उतने दिनों बाद आपको इतना पैसा पे करना है। तो इसका जो ऑर्डर होता है जो कि राइटिंग में होता है, इसी को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब ये किसको पे करना होता है, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अगेंस्ट अमाउंट किसको पे करना होता है। किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, वो किसी भी जिस भी व्यक्ति का नाम लिखा होगा उसको पे करना हो सकता है, या तो वो बियरर भी हो सकता है। बियरर मतलब जिसके पास भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा उसको पेमेंट मिलेगी, सिंपल। ठीक है, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन ऑर्डर इट बिकम्स अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी है। ऐसा थोड़ी कि मैं किसी को भी ऑर्डर लिख के दे दूं कि आप इतना पैसा दोगे और वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाएगा, नहीं। मैं जिसको भी ऑर्डर दे रहा हूं, जरूरी क्या है, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, उस कागज के टुकड़े में वो अपनी एक्सेप्टेंस दे कि हाँ, मैं आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं। राइट, तो एक्सेप्टेंस के बाद ही टेक्निकली ये बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक एक्चुअली में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो भी सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंडिया में, उसको कौन सा लॉ गवर्न करता है, कौन सा एक्ट गवर्न करता है, तो ये आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए। हालांकि एक्ट आपको नहीं पढ़ना, एक्ट आप अपने हायर लेवल पे, सी इंटर लेवल पर पढ़ोगे, बट आपको एक्ट का नाम पता होना चाहिए। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये होता है एक्ट का नाम। राइट, अच्छा, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो सबसे पहले पार्टीज हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टोटल 3 पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी होती है ड्रॉर। ड्रॉर वो व्यक्ति होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, यानी सिंपल भाषा में जो ऑर्डर देता है पे करने के लिए। सेकेंड होता है ड्रॉई, जिसको हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं। ड्रॉई वो व्यक्ति होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, यानी जिस व्यक्ति की पेमेंट करने की लाइबिलिटी होती है वो होता है ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर। और थर्ड होता है आपका पेई। पेई कौन होता है, जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी ड्रॉई से। ठीक है, तो जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मजे लेगा, उसकी पार्टी करेगा, जो भी उसकी पेमेंट लेगा, उसको हम बोलते हैं पेई। अब पेई है, ड्रॉर भी हो सकता है, ड्रॉर ही पेई भी हो सकता है ना। जो बिल बना रहा है वो खुद ही पेई हो सकता है, या फिर कोई और भी व्यक्ति पेई हो सकता है, जो कि मैं आगे जाके आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 3 पार्टीज होगी, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिक्वायरमेंट्स है लिखी, ये चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होनी चाहिए, ताकि जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो वो एक वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो। पहला है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओरल नहीं हो सकता भाई, इट मस्ट बी इन राइटिंग। दूसरा, इट मस्ट बी डेटेड, उसमें प्रॉपर डेट्स वगैरह होनी चाहिए। दूसरा, इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे। ठीक है, तो जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करो ना, अब इस कीवर्ड को तो
हमेशा याद रखना अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा कीवर्ड है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर। अगला है प्रॉमिस टू पे सच एन ऑर्डर शुड बी अनकंडीशनल। इसका मतलब जो भी व्यक्ति बिल एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहा है, जो कह रहा है कि ठीक है मैं इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करूंगा, वो पेमेंट करने की जो उसकी वादा है, जो वो बेसिकली एक्सेप्टेंस दे रहा है, वो अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई कंडीशन नहीं अटैच होनी चाहिए, इट मस्ट बी अनकंडीशनल, ठीक है। अच्छा, जो पेबल मनी पेबल होता है, जो बिल्स के अगेंस्ट पैसा देना होता है, वो या तो किसी डेफिनेट किसी पर्टिकुलर इंसान को देना होता है जिसका नाम लिखा हो, ठीक है, या फिर उसके कोई ऑर्डर को, मतलब अगर मैं बिल बना रहा हूं तो हो सकता है मैं बोलूं कि उस बिल के अगेंस्ट मेरे क्रेडिटर को पेमेंट करना, तो वो मेरा ऑर्डर हो गया, ठीक है। और या फिर वो बियरर भी हो सकता है। बियरर का मतलब मैं बता चुका, जिसके पास भी फिजिकली पड़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसको उसके अगेंस्ट पैसा मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं बियरर। अगला है सब बहुत इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो हमने क्या बोला, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस जरूरी होती है। इट मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड वगैरह होना चाहिए। तो प्रैक्टिकली मतलब लीगल स्टैम्प पेपर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, कोई भी इंडिया में एग्रीमेंट होता है एक स्टैम्प पेपर में बनता है। तो वही कह रहा है प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए, स्टैम्प पेपर में बनना चाहिए, इसको नोटराइज कराना पड़ता है। तो जैसे कोई भी और कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट को इंडिया में नोटराइज कराते हैं, उसी प्रकार से ये भी नोटराइज होना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो लीगल करेंसी होनी चाहिए, कोई ऐसे नहीं कि किसी भी चीज में आप बोलो पेमेंट करो, लीगल करेंसी होनी चाहिए। अगर इंडिया है तो इंडिया में INR होगा, अगर यूएस में बात चल रही है तो यहां पे डॉलर होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ लिया तो एक टर्म होता है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसका भी मीनिंग हमको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड इज पेबल इन अनदर कंट्री। एक किसी और कंट्री में, किसी एक कंट्री में, यानी कंट्री ए बोल देते, कंट्री ए में ड्रॉ होता है, पेबल कंट्री बी में होता है, ऐसे बिल को हम बोलते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज यूज्ड फॉर फॉरेन ट्रेड ऑपरेशंस। फॉरेन ट्रेड ऑपरेशंस के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है, सिंपल भाषा में फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिक मीनिंग हो गया, साधारण भाषा का मीनिंग हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, इंडिया में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सारे कौन डील करता है, कौन सा लॉ डील करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बोलता है वो सारे बिल, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो इनलैंड बिल्स नहीं है, मेरे शब्दों पे गौर करना, वो सारे बिल्स जो इनलैंड बिल्स नहीं है वो है फॉरेन बिल्स। तो अगर कोई बिल इनलैंड बिल नहीं है तो वो हो जाएगा फॉरेन बिल। तो इसका मतलब आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या कोई पर्टिकुलर बिल इनलैंड बिल है कि नहीं। अगर वो इनलैंड बिल है तो बात खत्म, अगर वो इनलैंड बिल नहीं है तो फिर वो आपका फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि भाई इनलैंड बिल क्या होता है, इनलैंड बिल का क्या मतलब होता है। तो कोई भी बिल इनलैंड बिल होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी दोनों भी सवालों के जवाब हाँ हो जाते हैं, तो वो हो जाता है इनलैंड बिल। पहला सवाल या पहला कंडीशन क्या है, बिल मस्ट बी ड्रॉन इन इंडिया। जो भी बिल बात हो रही है उसके इंडिया में ड्रॉ होना चाहिए, बनना वो इंडिया में बनना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पे मेड पेबल इन इंडिया। इन दोनों में से कोई भी, और का मतलब दोनों में से कोई भी। यहां मैंने प्लस लिखा है यानी एंड, तो यहां पे मतलब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन कंडीशन 2 के अंदर भी दो और पॉइंट्स लिखे हुए हैं और वहां पे लिखा हुआ है और, यानी दोनों में से कोई एक चीज, या तो वो कोई भी इंडियन रेजिडेंट के ऊपर ड्रॉ हुआ हो या फिर वो इंडिया में पेबल हो। तो अगर ये दोनों भी कंडीशंस हो गई सेटिस्फाई तो इनलैंड बिल है। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन पिट गई या फॉर दैट मैटर दोनों भी कंडीशन पिट गई तो वो हो जाएगा फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो जब भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कोई बिल फॉरेन बिल है कि नहीं, आप अपने आप से ये दो सवाल पूछ लेना। अगर दोनों भी सवाल के आंसर हाँ होते हैं, यस होता है, तो वो इनलैंड बिल है, फिर वो फॉरेन बिल नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी सवाल का जवाब नो हो जाता है या फिर दोनों भी सवाल का जवाब नो हो जाता है तो वो फॉरेन बिल हो जाता है, ठीक है। तो फॉरेन बिल के लिए आपको ये चीज याद रखनी है। अब एग्जाम्पल्स, फॉरेन बिल के एग्जाम्पल्स, तो ये मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लेता हूं। एग्जाम्पल्स कोशिश करना, मैं लर्न तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आप ये कंडीशन टेस्ट करना समझ जाओ तो आपको लर्न करना नहीं पड़ेगा, बट आप इसको थरली रीड जरूर कर लेना क्योंकि इससे आपका ट्रू फॉल्स आ सकता है। कोई बड़ा सवाल मुझे नहीं लगता आएगा फॉरेन बिल से, बट ट्रू फॉल्स में कोई क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए आप लोग इसको एग्जाम्पल्स को थरली जरूर पढ़ना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आपके स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं फॉर योर एग्जाम्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बिल क्या क्या है, तो फटाफट से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। बिल ड्रॉन इन इंडिया,
ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरेन बिल है। सिमिलरली अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये भी फॉरेन बिल है। फिर अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इन इंडिया, ये भी फॉरेन बिल है। ठीक है, तो देखो जहां पे भी बिल ड्रॉ आउटसाइड इंडिया हो रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल देना, थर्ड एग्जाम्पल देना देखना और फोर्थ एग्जाम्पल देखना, तीनों इन एग्जाम्पल्स में बिल आउटसाइड इंडिया ड्रॉ हो रहा है। तो जब इंडिया से बाहर बिल ड्रॉ हो रहा है तो फिर आंख बंद करके आपको क्या लिखना है कि वो फॉरेन बिल है, क्योंकि उसमें कंडीशन नंबर 1 पिट जाती है। अगर बिल इंडिया में ड्रॉ हो रहा है तो फिर आपको सेकेंड कंडीशन चेक कर लेनी है बस। ठीक है, चलो, तो फोर्थ एग्जांपल क्या था, अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, ये भी फॉरेन बिल है। फिफ्थ पढ़ना, फिफ्थ पे एक स्टार मार्क कर लेता हूं, अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ नॉन रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बट मेड पेबल इन इंडिया। तो कोई भी बिल जो इंडिया में ड्रॉ हो रहा हो, कोई नॉन रेजिडेंट के ऊपर ड्रॉ हो रहा हो लेकिन वो इंडिया में पेबल हो, तो वो फॉरेन बिल नहीं होता, उस केस में ये हो जाता है इनलैंड बिल। ठीक है, तो ये जो 5 एग्जांपल्स है ये थरली आपको पढ़ने जरूर है। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में, अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपने नोटिंग कर रखी होगी अपने पास, बट अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है तो अगर आपके कोई और टीचर के नोट्स है तो उन्होंने भी लिखवा रखा होगा ये, और अगर वो भी नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल में चेक कर लेना, आपको ये एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे स्टडी मटेरियल में, तो इनको पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, तो ये यहां से मेरी बात खत्म हो जाती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। तो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉमिस, अंडरटेकिंग का सिंपल भाषा में मतलब होता है प्रॉमिस। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया, नाम में आ रहा है प्रोमिसरी नोट, तो यहाँ पे ये प्रॉमिस है। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता था पेमेंट करने का, यहाँ पे प्रॉमिस है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करना, एज पर आरबीआई एक्ट प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बोलते थे कि बियरर को पेबल हो सकता है, लेकिन यहां पे आप देखना प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन में देखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन में हमने यहां पे और बियरर भी लिखा था, लेकिन प्रोमिसरी नोट में आपको बियरर शब्द नहीं यूज मिलेगा। क्यों, क्योंकि आरबीआई एक्ट के तहत प्रोमिसरी नोट बियरर को पेबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पार्टीज, प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज होती है, 2 पार्टीज होती हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 होती थी, यहां पे 2 पार्टीज है। एक होता है मेकर, जिसको और आप बोल सकते हो प्रोमिसर, जो प्रॉमिस कर रहा है, जो पेमेंट करने की अंडरटेकिंग ले रहा है या प्रॉमिस कर रहा है। और दूसरा होता है पेई, पेई का मतलब सेम होता है, जिसको प्रॉमिस के तहत पैसा मिलने वाला है, जिसको पेमेंट रिसीव होगी प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट, वो होता है पेई। तो यहां पे सिर्फ 2 पार्टीज होती है। प्रोमिसरी नोट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो पहला तो वही, अगेन प्रोमिसरी नोट भी राइटिंग में होना चाहिए, ओरल नहीं हो सकता, मैं ओरली किसी को प्रॉमिस नहीं कर सकता पेमेंट करने के लिए। इट मस्ट कंटेन अ क्लियर प्रॉमिस, क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए कोई पेमेंट करने का। अ मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज नॉट अ प्रोमिसरी नोट। तो अगर मैं अपने कागज के टुकड़े में लिख रहा हूं कि राम भाई तेरी तरफ मेरी 10,000 रुपए की उधारी है, तेरी तरफ मेरी 10,000 रुपए की उधारी है, तो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि मेरी तेरी तरफ कोई उधारी है, कोई डेट है मेरे पास, लेकिन मैं कोई पेमेंट करने का प्रॉमिस नहीं कर रहा, तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। प्रोमिसरी नोट के लिए क्लियरली प्रॉमिस होना चाहिए, अंडरटेकिंग होनी चाहिए पेमेंट करने के लिए। प्रॉमिस मस्ट बी अनकंडीशनल, अगेन जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम एक्सेप्टेंस बोलते थे अनकंडीशनल होनी चाहिए, यहां पे प्रॉमिस अनकंडीशनल होनी चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड बी साइंड बाय द मेकर। ऑफ कोर्स जब लिख रहे हैं कुछ तो साइन तो वगैरह होना ही चाहिए। मेकर पे एन अमाउंट मस्ट बी सर्टेन, कौन प्रॉमिस कर रहा है, किसका, मतलब उसका नाम, अगर मैं बना रहा हूं प्रॉमिसरी नोट तो मेरा क्लियरली नाम होना चाहिए, किसको पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहा हूं उसका नाम क्लियरली होना चाहिए, कितने अमाउंट का पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहा हूं वो सब अमाउंट सब कुछ क्लियरली लिखा होना चाहिए प्रॉमिसरी नोट में। पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी, सेम पॉइंट, लीगल करेंसी में होनी चाहिए पेमेंट। इट कैन नॉट बी पेबल टू बियरर, अगेन सेम बात, आरबीआई एक्ट के तहत हम बियरर नहीं बना सकते प्रॉमिसरी नोट। नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए होता था बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होता। एंड मेकर एंड पेई कैन नेवर बी द सेम पर्सन, जो प्रॉमिस कर रहा है और जिसको पेमेंट मिलने वाला है प्रॉमिस के अगेंस्ट, वो सेम पर्सन ऑब्वियसली नहीं हो सकते। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आप खुद ही बोलोगे कि नहीं हो सकते, राइट। दूसरी बात, प्रॉमिसरी नोट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जब मैं बोल रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये कौन से एक्ट में कवर हो जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है,
इसके अलावा आपको जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पढ़ते हो तो इन दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो आपका 4 या 5 नंबर के बीच में आपका एक डिफरेंस आ सकता है, तो आपको 4 to 5 पॉइंट्स डिफरेंस के पता होने चाहिए। तो आपके स्टडी मटेरियल में वैसे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंसेस दे रखे हैं, बट मैं तो कहता हूं अगर आपने ढंग से दोनों भी कॉन्सेप्ट सेपरेटली पढ़ लिए हैं तो 5 डिफरेंसेस आप ऐसे ही निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं, ऐसी फटाफट से मेरे साथ सुन लेना क्या क्या आपके डिफरेंसेस बन सकते हैं। पहला तो मीनिंग, दोनों की डेफिनेशंस क्लियरली हैं तो आप उसी को डेफिनेशन को एज डिफरेंस बना सकते हो। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब जो डेफिनेशन से निकलता है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होता है और प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग टू पे होता है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पार्टीज, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज हैं, कौन कौन सी है वो लिख सकते हो। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज है, कौन कौन सी है वो लिख सकते हो। ठीक है, 3 हो गए। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड होती है, प्रॉमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। पांचवा डिफरेंस लिख सकते हो, या चौथा पांचवा जो भी चल रहा है, एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेएबल टू बियरर बट प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेएबल टू बियरर। एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। एक और पॉइंट आप और क्या लिख सकते हो कि इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर एंड पेई कैन बी द सेम पर्सन, लेकिन इन प्रॉमिसरी नोट मेकर एंड पेई कैन नेवर बी द सेम पर्सन। तो देखो 4-5 डिफरेंसेस तो आप अपने आप से खुद ही बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर लगता है आपको तो आप इसके अलावा 1-2 डिफरेंसेस और लर्न कर सकते हो अपने स्टडी मटेरियल में देखे, बट एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस यू शुड नो, यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस। ठीक है, चलो तो इसके साथ खत्म पहला कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करने के लिए हमें कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या टर्म्स पता होने चाहिए, फटाफट से डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारे। और मैं बता देता हूं ये जो टर्म्स हम पढ़ेंगे अभी, डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ये टर्म्स आपके अकाउंट करेंट चैप्टर और एवरेज ड्यू डेट चैप्टर में भी अप्लाई होते हैं, तो आपको ये टर्म्स अच्छे से पता होने चाहिए। पहला है टर्म ऑफ अ बिल। टर्म ऑफ अ बिल का मतलब होता है कि बिल की क्या ड्यूरेशन है। ठीक है, अब ये एक ऐसी बेकार सा पॉइंट है, ड्यूरेशन जनरली डज नॉट एक्सीड 90%, तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जब हम टर्म ऑफ बिल की बात करते हैं, टर्म ऑफ बिल मतलब कि कितने महीने में बाद या कितने दिनों बाद बिल ड्यू हो जाएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं टर्म ऑफ बिल, मतलब बिल की क्या ड्यूरेशन है। तो इस टर्म की कैलकुलेशन करने के लिए हम 2 कैटेगराइजेशन करते हैं। पहला हम बोलते हैं व्हेन बिल इज ड्रॉन आफ्टर साइट, और दूसरा हम करते हैं व्हेन बिल इज ड्रॉन आफ्टर डेट। बिल ड्रॉन आफ्टर साइट के केस में जो टर्म बिगिन होती है वो होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर बिल ड्रॉ हुआ 1 जुलाई को, एक्सेप्ट हुआ 7 सितंबर को, बिल का टर्म है 2 महीने का, तो हम जो गिनती करना शुरू करेंगे, 2 महीने की काउंटिंग करेंगे, वो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस यानी 7 जुलाई से करेंगे। सिमिलरली बिल जब ड्रॉ होता है आफ्टर डेट, तो इस केस में जो टर्म शुरू होता है बिल का, वो कब से होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल, राइट। तो वही एग्जांपल, अगर बिल ड्रॉ हुआ 1 जुलाई को, एक्सेप्ट हुआ 7 जुलाई को, बिल है 2 महीने का, तो ये 2 महीने की जो काउंटिंग होगी वो यहां पे कौन सी डेट से होगी? 1 जुलाई से होगी, राइट। तो ये होते हैं 2 टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा है ड्यू डेट, जिसको आप एक्सपायरी डेट भी बोलते हैं बिल की। तो डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल टर्मिनेट्स या एंड्स इज कॉल्ड ड्यू डेट और एक्सपायरी डेट। मतलब जिस डेट पे टर्म खत्म हो जाए बिल का, उसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। अगर 1 जुलाई का बिल है और 1 महीने का टर्म है, तो 1 जुलाई से 1 महीने क्या कितना पड़ेगा? 1 अगस्त पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं ड्यू डेट, इसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। लेकिन ड्यू डेट खाली अकेले ड्यू डेट नहीं पढ़ा जाता, ड्यू डेट के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होता है, ये टर्म भी पता होनी चाहिए, ग्रेस डेज एंड मेच्योरिटी डेट। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो एक्चुअली में बिल पेबल होता है, यानी बिल की जो एक्चुअली में मेच्योरिटी डेट होती है, वो ड्यू डेट पे नहीं होती, हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड और देते हैं। ठीक है, तो हम जो हमारा ड्रॉई होता है, जिसको पे करना होता है, उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं। उस 3 दिन को ग्रेस पीरियड को हम ऐड करते हैं ड्यू डेट में, तो उससे हमारी मेच्योरिटी डेट आती है। तो ड्यू डेट प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस होता है हमारा मेच्योरिटी डेट। तो प्रैक्टिकली सवालों में जब भी हम ड्यू डेट का जिक्र करेंगे, जब भी हम ड्यू डेट की बात करेंगे, हम हमेशा ग्रेस डेज ऐड करने के बाद ही ड्यू डेट लेंगे। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन वी हैव टू टेक ड्यू डेट एज मेच्योरिटी डेट। तो हमेशा में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके चलना। ठीक है, तो अगर जैसे मैं ऊपर की एग्जांपल में लूं, जहां हमने बोला 1 जुलाई का डेट होता है, अगर बिल का डेट है 1 जुलाई का, टर्म है 1 महीने का, तो इसकी वैसे तो ड्यू डेट 1 अगस्त आएगी, 1 महीने बाद, बट इसमें हम 3 दिन और ऐड कर देंगे, तो हमारी एक्चुअली ड्यू डेट जो पड़ेगी वो 4 अगस्त को पड़ेगी, राइट। अच्छा,
फिर एक टर्म होता है बिल एट साइट। तो बिल एट साइट क्या होता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर विच नो टाइम दैट इज नो टर्म इज मेंशन। जिस बिल में कोई भी टर्म नहीं होता बिल का, उसको हम बोलते हैं बिल एट साइट। तो ये पेबल कब होता है? इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कब करनी होती है? जब भी उस बिल को प्रेजेंट कर दिया जाए, डिमांड कर दी जाए, उसकी साइटिंग के ऊपर वो बिल पेबल हो जाता है। इसकी कोई भी टर्म नहीं होती। तो जब मैं कह रहा हूं बिल का कोई टर्म नहीं है, तो बिल में इसमें कोई भी ड्यू डेट की बात नहीं होगी, कोई भी मेच्योरिटी डेट की बात नहीं होगी, कोई भी ग्रेस डेज की बात नहीं होगी। तो ये सारी टर्म्स जो है इररेलेवेंट हो जाते हैं इन केस ऑफ बिल एट साइट। ठीक है, तो बस यही बात यहां पे लिखी हुई है। सिमिलरली फिर एक और होता है बिल आफ्टर डेट। तो बिल आफ्टर डेट क्या है? बिल एट साइट का बिल्कुल उल्टा, मतलब ऐसा बिल जिसमें कोई टर्म मेंशन है, कोई टाइम पीरियड, कोई ड्यूरेशन मेंशन होता है। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल हो सकता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, या ऑन अ स्पेसिफिक डेट, या फिर आफ्टर साइट, या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। राइट, अब जब हमने टर्म्स पढ़ी, तो अब आपको यहां पे सिमिलर शब्द दिखेंगे, तो इसलिए जरूरी हो जाता है बिल एट साइट अलग चीज है, बिल ड्रॉन आफ्टर साइट अलग चीज है। सिमिलरली बिल आफ्टर डेट अलग चीज है, और बिल ड्रॉन आफ्टर डेट ये अलग चीज है। ठीक है, तो इन सब टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, मिक्सअप मत करना। ठीक है, तो जब बिल एट साइड बोल रहा हूं तो अलग चीज है, और बिल ड्रॉन आफ्टर साइड अलग चीज है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे। तो बिल हमने बेसिकली दो तरह से कैटेगराइज कर लिए, बिल एट साइड और बिल आफ्टर डेट। बिल एट साइड पे हमने बोला ऐसी बिल जिसमें कोई टर्म नहीं है, तो उसकी बात खत्म। लेकिन बिल आफ्टर डेट मतलब ऐसे बिल जिसमें टर्म है। अब जब बिल में टर्म होती है तो हमने क्या सीखा था कि टर्म ऑफ बिल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर बिल ड्रॉन आफ्टर साइट है तो हम डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से टर्म की काउंटिंग करते हैं, और अगर बिल ड्रॉन आफ्टर डेट है तो हम डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल से टर्म की काउंटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट को अगर आपके पास नहीं है कहीं पे, तो आप इस फ्लो चार्ट को कहीं बना देना ताकि डिफरेंशिएशन आपको पता रहे। तो केयरफुली पढ़ना, मिक्सअप मत करना टर्म पे। अगला है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ये इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे ड्यू डेट कैलकुलेट करी जाती है? तो सपोज व्हेन बिल इज पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, अगर कोई स्पेसिफिक डेट ही मेंशन है बिल के कि इस डेट पे पेबल होगा बिल, तो उस केस में तो फिर वो स्पेसिफिक डेट ही ड्यू डेट बन जाता है। प्रैक्टिकल सवालों में कभी भी आपको स्पेसिफिक डेट नहीं मिलता। राइट, सेकेंड है व्हेन बिल इज पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट। व्हेन बिल इज पेबल एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर डेट, कुछ महीने बाद, कोई मंथ्स होता है, मतलब टर्म ऑफ बिल में मंथ्स लिखा होता है, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच टर्म, और सच डेट शुड बी कोरेस्पॉन्डिंग डेट। कोरेस्पॉन्डिंग डेट जो होती है वो होनी चाहिए। इफ नो कोरेस्पॉन्डिंग डेट देन ड्यू डेट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। जैसे कि फटाफट एग्जांपल देख लो, अगर 5 अगस्त को बिल ड्रॉ हुआ, या बिल 5 अगस्त का है, 2 महीने का टर्म है, तो आप इसकी ड्यू डेट क्या लोगे? अगस्त से 2 महीने बाद जाओगे तो अक्टूबर आएगा, और अक्टूबर तो आ जाएगा, लेकिन डेट क्या लोगे? कोरेस्पॉन्डिंग डेट। तो अगर बिल 5 अगस्त का है तो यहां पे भी 5 अक्टूबर होगा। ठीक है, अगर कोई कोरेस्पॉन्डिंग डेट आपको नहीं मिलती तो उस केस में हम महीने का लास्ट डेट ले लेते हैं। जैसे कि यहां देखना, अगर बिल की डेट है 31 अक्टूबर की, बिल है 1 महीने का, तो इसकी वैसे अगर आप ड्यू डेट देखोगे तो वैसे आपकी ड्यू डेट आएगी 31 नवंबर। 31 नवंबर, क्योंकि हमें कोरेस्पॉन्डिंग डेट लेनी होती है जो भी अगले महीने पड़ रही होगी। लेकिन क्योंकि नवंबर में 31 डेज होते ही नहीं, तो इसलिए हम नवंबर की लास्ट डेट ले लेंगे, दैट इज 30th नवंबर ले लेंगे, ये हमारी ड्यू डेट बन जाएगी। राइट, अच्छा, when bill is payable at a stated number of days after date, तो क्या करना होता है? Date which comes after adding such stated days to the date of the bill. Date of bill is to be excluded in such calculation. तो ध्यान रखना, जब डेज की कैलकुलेशन करो आपको बिल की डेट है उसको काउंट नहीं करना, उसको एक्सक्लूड करना। जैसे कि अगर 3 जुलाई को बिल ड्रॉ हो रहा है, या बिल की डेट 3 जुलाई है और बिल का टर्म है 21 दिन, तो जब आप 21 दिन की काउंटिंग करोगे तो 3 जुलाई को एक्सक्लूड करोगे, और 4 जुलाई से 21 दिन शुरू करोगे, तो अकॉर्डिंगली आपका 24 जुलाई ड्यू डेट आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, अगर जो हमारी ड्यू डेट है, या स्पेसिफिकली बोलूं तो मेच्योरिटी डेट है, वो पब्लिक हॉलिडे होती है, या फिर कोई संडे को पड़ जाता है, तो उस केस में ड्यू डेट क्या होता है? प्रीसीडिंग बिजनेस डे, पिछला बिजनेस डे। ठीक है, जैसे कि अगर 12 जून को बिल ड्रॉ हुआ, टर्म 2 महीने का है, तो उसकी मेच्योरिटी डेट ग्रेस डेज ऐड करके आ जाएगी 15 अगस्त। बट 15 अगस्त बीइंग इंडिपेंडेंस डे, दैट इज पब्लिक हॉलिडे, उसकी एक्चुअल ड्यू डेट पड़ेगी 14 अगस्त। सिमिलरली अगर मेच्योरिटी डेट या ड्यू डेट आती है आफ्टर ग्रेस पीरियड ऑफ कोर्स,
वो इमरजेंसी या कोई अनफोर्सीन हॉलीडे होती है, कोई सडन हॉलीडे होती है, तो उस केस में कि हमको पता ही नहीं था भाई कोई हॉलीडे पड़ जाएगी, तो उस केस में छूट दे दी जाती है पेमेंट करने वाले को, उसको नेक्स्ट फॉलोइंग डे पे बिल को ड्यू कर दिया जाता है। अगर सपोज 15 सितंबर का बिल था, 3 महीने का पीरियड था, तो इसमें हमारा मेच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी, 15 दिसंबर नहीं आएगी, यहाँ पे मेच्योरिटी डेट आएगी 18 दिसंबर आएगी, 18 दिसंबर आएगी। तो सपोज 18 दिसंबर को कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है, 18 दिसंबर को कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है, तो अब वो बिल जो है नेक्स्ट डे पे ड्यू हो जाएगा, दैट इज 19 दिसंबर को। राइट, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं उसमें आते हैं जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चन। आपका मेन फोकस इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज पर रहना पड़ता है, इसलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अलग अलग जर्नल एंट्रीज अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो बेसिक एंट्रीज पहले करते हैं, जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। इसके लिए एग्जांपल क्या लेना है, अगर एक्स वाई को गुड्स बेच रहा है, यानी एक्स सेलर है वाई बायर है, तो उस केस में अब एंट्रीज हमारी क्या क्या होंगी, तो साथ साथ सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ठीक है, तो जो बेच रहा है वो क्या करेगा, बिल इशू करेगा, इसलिए वो ड्रॉर बन जाएगा, और जो खरीद रहा है क्योंकि उसको पेमेंट करनी है, उसकी लाइबिलिटी है, तो वो बिल को एक्सेप्ट करेगा, यानी वो ड्रॉई बन जाएगा। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो सेलर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो बायर। ठीक है, तो इनके बुक्स में हम एंट्री देखते हैं क्या क्या हमको करनी होती है। तो सबसे पहले अगर सवाल में क्रेडिट सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आपको सबसे पहले उसकी एंट्री करनी है। तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज की एंट्री आपको बताना, तो मतलब आपकी काबिलियत पे शक करना है ना। तो क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज की एंट्री तो आपको पता है। तो ड्रॉर यानी सेलर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, डेटर टू सेल्स, डेटर कौन है, वाई। ठीक है, तो वाई इज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वाई कोरिस्पॉन्डिंगली अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है उसके लिए, एक्स है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, सिंपल। तो ये तो सिंपल एंट्री हो गई। अब मुद्दे की एंट्री फॉर ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, जब क्रेडिट सेल परचेज हो गई तो कोई लाइबिलिटी अराइज हो गई, उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट बिल ड्रॉ किया जाता है। तो अब एक्स वाई को बिल इशू करेगा और वाई उसको एक्सेप्ट करेगा, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो ब्रैकेट में ड्रॉइज अकाउंट। ठीक है, यहां पे भी आप ड्रॉइज लिख सकते हो अपने पास। सिमिलरली वाई अपने पास क्या एंट्री करेगा, उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा, है ना, बिल्स पेबल उसके लिए लाइबिलिटी है, जो बिल ड्रॉ कर रहा है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, एसेट है, और जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए लाइबिलिटी है, तो उसके लिए एल लाइबिलिटी। ठीक है, तो वो एंट्री क्या करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक्स मतलब कौन हुआ, ड्रॉर हुआ। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल एंट्री हो गई। ठीक है, अब बिल इशू हो गया, बिल एक्सेप्ट हो गया, बिल पिक्चर में आ गया। अब जो बिल का होल्डर है यानी जो ड्रॉर है जिसने बिल ड्रॉ किया था, अब वो इस बिल का क्या क्या कर सकता है, वो इस बिल को क्या क्या किस किस तरह से यूज कर सकता है। तो इसके हमारे यहाँ पे 4 केसेस होते हैं, इसके हमारे 4 केसेस होते हैं। पहला है रिटेनिंग द बिल टिल मेच्योरिटी, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक, तीसरा होता है इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, फोर्थ होता है सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये 4 केसेस हमारे होते हैं इन द केस ऑफ होल्डर ऑफ बिल। तो ये चारों केसेस एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो केस नंबर 1 में व्हेन बिल इज रिटेन टिल मेच्योरिटी, तो यहां पे क्या होता है, तो ड्रॉर अपने पास इसकी क्या एंट्री करता है, बिल रिटेन टिल मेच्योरिटी का मतलब कि वो मेच्योरिटी तक, ड्यू डेट तक अपने पास बिल रखता है, और ड्यू डेट आने पे उस बिल के अगेंस्ट पैसा ले लेता है, सिंपल केस। राइट, तो अब वो क्या एंट्री करेगा, बिल तो ड्रॉ हो चुका, बिल ड्रॉ एक्सेप्ट हो चुका, उसकी एंट्री तो हम यहां तक कर चुके। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे हमारी 2 बेसिक एंट्रीज हो चुकी। अब जब वो बिल मेच्योरिटी तक रख रहा है ड्रॉर, तो ड्यू डेट पे उसको पैसा मिल जाएगा बिल के अगेंस्ट, तो वो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो अब मैं एंट्रीज बोल रहा हूं तो आप लोग भी मेरे साथ साथ एंट्रीज बोलना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कोरेस्पॉन्डिंगली ड्रॉई अपने पास क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, एक लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, तो वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सबसे बेसिक एंट्रीज। सेकेंड केस क्या बोला, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब होता है, जब जो बिल का होल्डर होता है, यानी मेरे केस में ड्रॉर जो होता है,
उसको बिल के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो आज ही चाहिए, वो 2-3 महीने तक वेट नहीं कर सकता, वो बिल की मेच्योरिटी तक वेट नहीं कर सकता, उसको पेमेंट आज ही चाहिए होती है। तो वो बिल लेके बैंक के पास चला जाता है और बैंक से ले लेता है उस बिल को, बिल के अगेंस्ट पैसा ले लेता है। ठीक है, तो बिल बैंक को पकड़ा देता है और बैंक से पैसा ले लेता है। ठीक है, और बैंक वो जो पैसा अर्ली पेमेंट उसको कर रही है उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस काटती है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। राइट, तो अब इस केस में एंट्री कैसी होती है? अब इस केस में एंट्री क्या होती है? ड्रॉअर अपने पास क्या एंट्री करेगा? उसको पैसा मिल रहा है, सपोज 10,000 का बिल था, 10,000 का बिल था, तो और 10,000 के अगेंस्ट उसे 9,900 रुपए मिले, 100 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक ने काट दिया। तो अब वो एंट्री क्या करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, क्योंकि बैंक में 9,900 आएगा। डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट 100 रुपए, क्योंकि खर्चा है, डिस्काउंटिंग चार्जेस खर्चा है ड्रॉअर के लिए। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000, क्योंकि बीआर तो पूरे 10,000 रुपए से खत्म हो गया, तो ये मेरी एंट्री बन जाएगी। राइट, और डिस्काउंटिंग हो गई। तो अब क्या हुआ? अब डिस्काउंटिंग के केस में पेई कौन बन जाएगा? डिस्काउंटिंग के केस में अब पेई बन जाएगा बैंक। फर्स्ट केस में पेई कौन था? ड्रॉअर ही था, ये भी बता देता हूं। जो पहला केस हमने पढ़ा था, जब बिल रिटेन हो रहा था टिल मेच्योरिटी, तो ड्रॉअर ही पेई था। लेकिन सेकंड केस में क्योंकि अब बिल बैंक के पास चला गया, तो अब वो ड्रॉई से जो पेमेंट है बैंक जो है वो बैंक लेगा, ना कि ड्रॉअर, तो इसलिए अब पेई बन गया बैंक। ठीक है, अच्छा ड्रॉई क्या करेगा? एंट्री, व्हाट विल ड्रॉई डू? अगर बिल डिस्काउंट हो रहा है तो ड्रॉई कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉई को क्या लेना देना? बिल डिस्काउंट हो रहा है नहीं हो रहा, ड्रॉई से तो कोई मतलब नहीं। ड्रॉई को तो अल्टीमेटली मेच्योरिटी पे, ड्यू डेट पे पेमेंट करनी है उसके अगेंस्ट, तो ड्रॉई को अपने पास कोई अलग एंट्री नहीं करनी होती, वो तो अपनी नॉर्मल पेमेंट की एंट्री करता है, जो हमने केस नंबर 1 में पढ़ा था। अच्छा, केस नंबर 3, व्हेन द बिल इज इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। यहां पे क्या होता है? जो ड्रॉअर होता है वो क्या करता है? बिल को इंडोर्स कर देता है अपने क्रेडिटर के अगेंस्ट या अपने क्रेडिटर के फेवर पे। यानी वो ड्रॉई को बेसिकली बोल देता है कि देखो ड्रॉई, तुम ड्यू डेट पे मुझे पेमेंट मत करना, तुम मेरे क्रेडिटर को पेमेंट कर देना। राइट, तो इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो बिल उठा के वो बेसिकली अपने क्रेडिटर को दे देता है ड्रॉअर। राइट, तो जो बिल इंडोर्स करता है उसको हम बोलते हैं इंडोर्सर, और जिसके फेवर में बिल इंडोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इंडोर्सी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसकी एंट्री क्या होती है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, यानी इंडोर्सर। ड्रॉअर ही इंडोर्सर बनेगा, क्योंकि ड्रॉअर ही क्या करेगा? बिल आगे इंडोर्स कर देगा, तो ड्रॉअर या इंडोर्सर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? इंडोर्सीज अकाउंट डेबिट, है ना। यानी इंडोर्सी कौन है? इंडोर्सर का या ड्रॉअर का क्रेडिटर है, जिसके फेवर में वो बिल इंडोर्स कर रहा है। तो इंडोर्सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, अच्छा इंडोर्सी अपने पास क्या एंट्री करेगा? अब इंडोर्सी के पास बिल आ गया, तो वो क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेगा, है ना। और क्रेडिट किसको करेगा? अपने इंडोर्सर को। इंडोर्सर को वो क्रेडिट कर देगा। इंडोर्सी के लिए इंडोर्सर क्या होगा? इंडोर्सी के लिए इंडोर्सर डेटर होगा। ठीक है, तो एक प्रकार से डेटर से पैसा मिल गया, तो एंट्री क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल टू इंडोर्सर्स अकाउंट। अब जब ड्यू डेट होगी बिल की, अब ड्यू डेट पे पैसा किसको मिलेगा? बिल के अगेंस्ट। ड्रॉअर को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो बिल इंडोर्स कर चुका। तो अब इस बिल का जो पेई है वो इंडोर्सी बन जाएगा, जिसके फेवर में बिल इंडोर्स हुआ है। तो ड्यू डेट पे बिल किसको मिलेगा? पैसा किसको मिलेगा बिल के अगेंस्ट? इंडोर्सी को मिलेगा। तो पेमेंट के टाइम पे, ड्यू डेट के टाइम पे पेमेंट की एंट्री कौन करेगा? रिसीप्ट की एंट्री कौन करेगा? इंडोर्सी करेगा। तो ड्यू डेट पे वो क्या एंट्री करेगा? सेम एंट्री जो हमने पहले सीखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ड्रॉअर अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा ड्यू डेट पे, क्योंकि अब उसको पैसा नहीं मिलने वाला उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब याद रखना, जब बिल इंडोर्स हो जाता है, जब बिल इंडोर्स हो जाता है, तो अब बिल किसके पास आ गया? इंडोर्सी के पास। तो इंडोर्सी होल्डर बन गया बिल का, इंडोर्सी होल्डर बन जाता है बिल का। तो अब इंडोर्सी के पास भी वही 4 ऑप्शंस होते हैं जो ओरिजिनल ड्रॉअर के पास थे। यानी इंडोर्सी भी बिल को मेच्योरिटी तक रिटेन कर सकता है, या फिर वो बैंक के पास जाके डिस्काउंट करा सकता है, या फिर वो उसको फर्दर इंडोर्स कर सकता है अपने कोई क्रेडिटर के फेवर में, या फिर वो फोर्थ अपना बिल को कलेक्शन के लिए भेज सकता है बैंक के पास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हालांकि इसको प्रैक्टिकल सवाल में यूज करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता पड़ेगी, बट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर बिल की ड्यू डेट पे ड्रॉई पेमेंट करने में डिफॉल्ट कर देता है, अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता है बिल की सेटलमेंट में ऑन द ड्यू डेट, तो उस केस में जो बिल का होल्डर होता है वो किससे पैसा रिकवर कर सकता है? फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीवियस इंडोर्सर। यानी एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बी ड्रॉअर था बिल का, बी ने सी को बिल इंडोर्स किया, सी ने डी को बिल इंडोर्स किया, डी ने ई को बिल इंडोर्स किया। अब ई होल्डर है बिल का, ड्यू डेट पे
इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट हो जाता है। तो अब ई किस से पैसा रिकवर कर सकता है? वो डी से भी रिकवर कर सकता है, सी से भी रिकवर कर सकता है, बी से भी रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी प्रीवियस इंडोर्सर से वो पैसा रिकवर कर सकता है। ठीक है, और जो ओरिजिनल ड्रॉर है, ओरिजिनल ड्रॉर किससे पैसा रिकवर करेगा? वो ड्रॉई से पैसा रिकवर करेगा एज यूजुअल। ठीक है, दूसरी एक और बात इंपॉर्टेंट याद रखना कि जब बिल इंडोर्स होता है, जब बिल इंडोर्स होता है तो ड्रॉई अपने पास अगेन कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं करता। याद रखना ड्रॉई को क्या फर्क पड़ता है भाई, बिल का कुछ भी कर रहा हो, ड्रॉर बिल का कुछ भी कर रहा हो, ड्रॉई के लिए तो कहानी बदलती नहीं। ड्रॉई को तो ड्यू डेट पे बस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है, तो उसके लिए कहानी हर केस में सेम रहती है। तो उसको कोई अपने पास अलग एंट्री नहीं करनी होती, जो एंट्री करता है वो ड्रॉर करता है। ठीक है, तो याद रखना भाई, ड्रॉई को अपने पास कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं करनी। ड्रॉई तो अपने पास वही बेसिक एंट्री करेगा जो केस नंबर 1 में उसने करी थी, यानी बीपी पे करने की, रीपे करने की, सेटल करने की एंट्री करेगा। ठीक है, तो 3 केसेस डन। फोर्थ केस क्या था हमारा? व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, ड्रॉर को लगता है कि मैं अपने पास बिल रखूंगा तो मुझसे खो जाएगा, फट जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, तो वो सेफ कस्टडी के लिए बैंक के पास बिल पकड़ा देता है, रख देता है, और बैंक को बोल देता है भाई ड्यू डेट पे आप मेरे बैंक अकाउंट में, मतलब ड्रॉई से पैसा लेके मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। याद रखना, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अलग चीज है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद बैंक अलग चीज है। हालांकि दोनों भी केसेस में बैंक पिक्चर में आता है, लेकिन दोनों बिल्कुल सेपरेट चीज है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में ड्रॉर आज ही पैसा ले लेता है बिल के अगेंस्ट, लेकिन बिल सेंड फॉर कलेक्शन में वो पैसा आज उसको नहीं मिल रहा, पैसा उसको ड्यू डेट पे मिलेगा। वो खाली बैंक के पास सेफ कस्टडी के लिए बिल रख देता है और बैंक को ही बोल देता है कि भाई ड्यू डेट पे आप पैसा ले लेना ड्रॉई से। राइट, अच्छा, अब जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है तो इस केस में क्या एंट्री होती है? ड्रॉर क्या एंट्री करता है अपने पास? बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, है ना। और जब ड्यू डेट पे उसको बिल के अगेंस्ट पैसा मिल जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सिंपल, राइट। और यहां पे भी अगेन सेम बात बोल रहा हूं, कोई भी एंट्री नहीं करेगा अगर ड्रॉई अपने पास बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में, उसको कोई मतलब नहीं। ड्रॉई के लिए कहानी हमेशा सेम रहती है, हर केस में ड्रॉई के लिए कहानी सेम रहती है। तो नो एंट्री विल बी पास बाय द ड्रॉई व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन। ठीक बात हो गई। तो ये हमारी कुछ बेसिक एंट्रीज होती है, बेसिक वाली, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एंट्रीज। अब अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में चलते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या रहा था ना कि जब ड्रॉई डिफॉल्ट कर दे पेमेंट करने पे, तो जब ड्रॉई डिफॉल्ट कर देता है पेमेंट करने में तो उसी को हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, तो जब ड्रॉई डिफॉल्ट करेगा पेमेंट करने में बिल की, उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। चलिए, जब डिसऑनर ऑफ बिल की बात होती है तो यहां पे तो एक कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है, एक टर्म हमें पढ़नी होती है, नोटिंग चार्जेस। नोटिंग ऑफ बिल का क्या मतलब होता है? कभी कभी जो होल्डर ऑफ बिल होता है, जब वो डिसऑनर हो जाता है तो वो क्या करता है, वो एक नोटरी पब्लिक के पास लेके जाता है और उस पर नोटरी पब्लिक का ठप्पा लगवा देता है। नोटरी पब्लिक प्रैक्टिकली इंडिया में जो लॉयर्स वगैरह होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वही नोटरी पब्लिक होती है। तो बेसिकली वो ठप्पा लगवा देते हैं कि भाई बिल डिसऑनर हो गया। तो ये नोटिंग कराने से क्या होता है, एक लीगल एविडेंस हो जाता है डिसऑनर का, बिल डिसऑनर का एक लीगल एविडेंस हो जाता है, ताकि कल को जो हमारा ड्रॉई है या बिल का जो एक्सेप्टर है वो भाग ना जाए, वो कोई एस्केप ना कर दे लाइबिलिटी कोई भी लीगल या टेक्निकल ग्राउंड पे। ठीक है, तो कोर्ट के पास एक लीगल एविडेंस हो जाता है कि हाँ भाई बिल डिसऑनर हुआ था। ठीक है, अब जब नोटरी पब्लिक एक छोटी सी सर्विस दे रही है, ठप्पा लगवा रही है, तो फोकट में तो करेगी नहीं वो, उसके बदले वो कुछ पैसा लेगी, कुछ चार्जेस अपने लेगी। तो जो वो चार्जेस लेती है होल्डर से फॉर नोटिंग ऑफ बिल, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, उसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। अब याद रखना, जो नोटिंग चार्जेस होता है वो अपनी जेब से तो कौन पे करता है? अपनी जेब से वो पे करता है जो बिल का होल्डर होता है, यानी मैं पे ही बोल सकता हूं, जिसके भी पास बिल पड़ा हुआ है वो अपनी जेब से पे करता है नोटिंग चार्जेस। लेकिन नोटिंग चार्जेस का बर्डन किसका होता है? नोटिंग चार्जेस किससे अल्टीमेटली रिकवर करी जाती है? वो करी जाती है फ्रॉम ड्रॉई ओनली। तो अल्टीमेटली नोटिंग चार्जेस का बर्डन होगा ड्रॉई का ही। तो जो भी पार्टी होगी वो अल्टीमेटली ड्रॉई से ही नोटिंग चार्जेस रिकवर करेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर की क्या एंट्रीज होती हैं ये हमको सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले ड्रॉर की बुक्स में बात करते हैं। तो जब ड्रॉर के बुक्स में हमने बेसिकली 4 केसेस अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि ड्रॉर के 4 केसेस होते हैं, बेसिकली 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वो बिल का क्या क्या करता है अकॉर्डिंगली 4 केसेस बनते हैं। तो चारों केसेस में अब डिसऑनर की क्या एंट्री होगी हमें पता होनी चाहिए। तो पहला केस क्या था? व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी, व्हेन बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी। तो अब इस केस में क्या एंट्री होगी?
इस केस में एंट्री होती है वाइज अकाउंट डेबिट। तो सपोज एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, 1000 रुपए का बिल था और 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस था। ठीक है, नोटिंग चार्जेस के साथ पढ़ते कि कभी कभी सवाल में आपके नोटिंग चार्जेस भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो 1000 रुपए का बिल था और नोटिंग चार्जेस 10 रुपए के थे। तो बी आर तो 1000 रुपए का था, तो बी आर क्रेडिट हो जाएगा 1000 रुपए से, है ना। जेब से चले गए, ड्रॉर के जेब से चले गए 10 रुपए नोटिंग चार्जेस के, तो कैश या बैंक हो जाएगा क्रेडिट 10 रुपए से। और अब वो वाई से टोटल 1010 रुपए रिकवर करेगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, तो वाई को डेबिट कर देगा 1010 से। अकॉर्डिंगली एंट्री बन गई। वाई मतलब यहाँ पे कौन है, ड्रॉई है। ठीक है, वाई मतलब ड्रॉई। तो जो एंट्री हो गई आपकी, एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, टू बिल्स रिसीवेबल जो भी बी आर जितने भी अमाउंट का था, टू कैश या बैंक जो नोटिंग चार्जेस पे हुआ, ये हमारी एंट्री बन जाती है फर्स्ट केस में। सेकंड केस क्या था, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विद बैंक। तो जब बिल डिस्काउंट हुआ था बैंक के पास, तो पेई कौन था, बैंक था। तो नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से किसने पे करे होंगे, बैंक ने करे होंगे। अब वो नोटिंग चार्जेस जो बैंक ने जो पे करे, वो किससे रिकवर करेगा, वो हमसे यानी ड्रॉर से रिकवर करेगा, है ना। तो अब जब बिल डिसऑनर होगा तो हमारे बैंक से कितना पैसा चला जाएगा, टोटल 1010 रुपए इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। और हम कोरिस्पॉन्डिंगली इस 10 रुपए को किससे रिकवर करेंगे, अपने ड्रॉई से रिकवर करेंगे। तो हम ड्रॉई को किससे डेबिट कर देंगे, अमाउंट से, टोटल 1010 से। ठीक है, तो एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ गया आपका इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, ठीक है। केस नंबर 3, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, व्हेन बिल इज इंडोर्स्ड, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, उस केस में एंट्री होती है ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सीज अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सीज अकाउंट। इंडोर्समेंट में पेई कौन है बिल का, इंडोर्सी है। तो नोटिंग चार्जेस अपनी जेब से किसने पे करे होंगे, इंडोर्सी ने पे करे होंगे। ठीक है, तो अब वो हमारे से रिकवर करेगा, वो हमसे रिकवर करेगा क्योंकि वो हमारा क्रेडिटर है। तो 10 रुपए का नोटिंग चार्जेस वो हमसे रिकवर करेगा, इसलिए हम इंडोर्सी को टोटल 1010 से, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, तो टोटल 1010 से क्रेडिट करते हैं। और अब हम एज यूजुअल किससे रिकवर करेंगे, हम ड्रॉई से रिकवर करेंगे नोटिंग चार्जेस, इसलिए हम ड्रॉई को डेबिट कर देते हैं 1000 प्लस 10 रुपए नोटिंग चार्जेस इंक्लूड करके। तो एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सीज अकाउंट, अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब जब इंडोर्समेंट का केस हुआ तो हमें इंडोर्सी की बुक्स में भी पता होनी चाहिए वो क्या एंट्री करेगा। तो वह एंट्री करेगा इंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बी आर उसका खत्म हो गया बिल का अमाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि इंडोर्सी अपने जेब से एक्चुअली में नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट 10 रुपए नोटिंग चार्जेस के। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाती है इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। केस नंबर 4, व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। तो इस केस में क्या एंट्री होती है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट अगेन इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, क्योंकि हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट में डाल दिया था बिल का अमाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट जो भी नोटिंग चार्जेस है। क्योंकि बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में याद रखना पेई कौन होता है, पेई हम ही होते हैं, ड्रॉर ही होता है। तो 4 केसेस में 2 केसेस है जिसमें पे ड्रॉर ही रहेगा। पहला केस व्हेन बिल इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी, और केस नंबर 4 व्हेन बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन। दोनों केसेस में बिल के अगेंस्ट पेमेंट ड्रॉर को ही मिलती है, तो वो ही पेई होता है। सेकेंड और थर्ड केस में पेई कौन हो जाता है, बैंक और इंडोर्सी। ठीक है, तो यहां पे भी क्योंकि हम ही पे कर रहे हैं अपनी जेब से, जो नोटिंग चार्जेस है यानी ड्रॉर अपनी जेब से पे कर रहा है, तो वो ही दिखाएगा पेमेंट की एंट्री। ठीक है, तो एंट्री होगी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, जिसमें बिल का अमाउंट आएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट जिसमें नोटिंग चार्जेस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक एंट्रीज होती हैं इन द केस ऑफ डिसऑनर। अच्छा, अब ड्रॉई अपने पास क्या एंट्री करता है, तो क्योंकि ड्रॉई ने अलग अलग केसेस में अलग अलग एंट्री तो करी नहीं थी, उसने तो एक ही एंट्री करी थी, तो अलग अलग केसेस में अलग अलग एंट्री डिसऑनर के टाइम भी ड्रॉई नहीं करेगा। ड्रॉई के लिए डिसऑनर की सेम एक ही एंट्री होगी, क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। तो बिल 1000 रुपए का था तो 1000 रुपए से डेबिट। नोटिंग चार्जेस, मैंने क्या बोला था, ड्रॉई ही अल्टीमेटली जो बर्डन होता है नोटिंग चार्जेस का वो ड्रॉई का ही होता है। तो एक्चुअली में जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा है वो अपने पास कौन रिकॉर्ड करता है, वो ड्रॉई करता है। इसलिए नोटिंग चार्जेस का जो खर्चा है वो अपने पास ड्रॉई रिकॉर्ड करेगा। अब नोटिस करना ऊपर की कोई भी एंट्री में हमने ड्रॉर की बुक्स में नोटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं खोला था, बेसिकली हमने नोटिंग चार्जेस का कोई खर्चा नहीं रिकॉर्ड करा था। ड्रॉई के बुक्स में नोटिंग चार्जेस का खर्चा रिकॉर्ड होगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट जो बिल का अमाउंट है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट जो नोटिंग चार्जेस है, टू एक्स मतलब टू ड्रॉर्स अकाउंट।
अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, क्योंकि अब वो ड्रॉर को कितना अमाउंट देगा, कितनी लाइबिलिटी होगी ड्रॉर की तरफ, बिल का अमाउंट तो है ही है प्लस नोटिंग चार्जेस भी उसको देना है, तो इसलिए आप टोटल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस से वो क्रेडिट कर देगा ड्रॉर के अकाउंट को। ठीक है, तो ये हमारा कहानी खत्म। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है हमारा ड्रॉइंग ड्यू डेट पे आता है, पे नहीं कर पाता ड्यू डेट पे, पर वो कहता है आप एक काम करो ना, बिल का टर्म एक्सटेंड कर दो, इस बिल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसी को हम बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, तो इफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल मतलब ड्रॉई इज अनेबल टू पे द बिल अमाउंट ऑन ड्यू डेट, ही मे आस्क द होल्डर ऑफ द बिल दैट इज ड्रॉर टू कैंसिल द ओल्ड बिल, पुराने बिल को कैंसिल करो, एंड ड्रॉ अ न्यू बिल सब्सटीट्यूटिंग द ओल्ड बिल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिन्यूअल ऑफ बिल। तो ये जो नया बिल ड्रॉ होता है, इस नए बिल से बेसिकली एक्सटेंशन दी जाती है ड्रॉई को पेमेंट करने की। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक प्रकार का समझौता हो रहा है, ड्रॉर और ड्रॉई में समझौता हो रहा है कि चलो यार देखो, ड्रॉर अंडरस्टैंडिंग है भाई, ठीक है तुम नहीं पे कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं नया बिल बना देता हूं और आप थोड़ा और 1-2 महीने बाद पे कर देना इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट। तो इसी को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। ठीक है, जब रिन्यूअल ऑफ बिल की बात करते हैं तो यहां पे नोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहां पे टेक्निकली डिसऑनर नहीं बोल रहे, क्योंकि यहां पे हमारे बीच में समझौता हो रहा है ना, हमारे बीच का रिश्ता अच्छा है, तो यहां पे हम बिल्कुल नोट नहीं करवाते, हमें यहां पे इररिलेवेंट लगता है। ठीक है, तो नोटिंग ऑफ बिल की बात नहीं होती इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। जब बिल रिन्यू हो रहा है, क्योंकि ड्रॉई को एक्सटेंशन दे रहा है, वो उसको टाइम दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है पे करने के लिए, तो वो एक्सटेंडेड टाइम के लिए या डिले के लिए, जो डिलेड पीरियड है उसके लिए हो सकता है उससे कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करे। ठीक है, तो ड्रॉर में चार्ज एन इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, दैट इज पीरियड फॉलिंग बिटवीन ड्यू डेट ऑफ ओल्ड बिल एंड ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल। ठीक है, तो एक्सटेंडेड पीरियड क्या होगा, पुराने बिल का जो ड्यू डेट था और नई बिल का जो ड्यू डेट है, उसके बीच का जो टाइम गैप है वही एक्सटेंडेड पीरियड होगा, यानी डिलेड पीरियड होगा, जिस पीरियड के लिए ड्रॉई से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। अगला पॉइंट, रिन्यूअल के टाइम पे ड्रॉई मे मेक सम पार्ट पेमेंट इन कैश विच मे और मे नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट। तो सवाल के अकॉर्डिंग कभी कभी सवाल बोल सकता है कि रिन्यूअल के टाइम बिल का कुछ हिस्सा तो ड्रॉई ने आज ही पे कर दिया और बैलेंस हिस्से के लिए उसने नया बिल ड्रॉ करा, है ना, और अब ये जो पार्ट पेमेंट हो रही है इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो सकता है या एक्सक्लूड भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। इन सच अ केस न्यू बिल इज ड्रॉन ओनली फॉर द बैलेंस अमाउंट अनपेड। सिमिलरली इंटरेस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ओनली ऑन द अनपेड अमाउंट। तो अगर कोई पार्ट पेमेंट हो जा रही है ड्यू डेट पे, तो उस पार्ट पेमेंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, सिर्फ जो बैलेंस अनपेड अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ऑन रिन्यूअल, यानी ड्रॉई से जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंटरेस्ट ड्रॉर के लिए इनकम है क्योंकि वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और ड्रॉई के लिए ये लॉस है या खर्चा है, एक्सपेंस है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके ट्रू फॉल्स के सवाल में आ सकता है। ठीक है, वो यहां लिखा भी हुआ है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या करनी होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। तो पहला तो हमको ओल्ड बिल को कैंसिल करना होता है, तो हमने क्या बोला, रिन्यूअल ऑफ बिल में पुराना बिल कैंसिल हो जाता है, तो सबसे पहले ओल्ड बिल को हम लोग कैंसिल करते हैं। तो कैंसिलेशन की एंट्री, मजे की बात यह है, बिल्कुल डिसऑनर की जैसी है। ठीक है, तो कोई आपको नई एंट्रियां नहीं सीखनी, जो एंट्री आपने डिसऑनर में सीखी है वही एंट्री सीखनी है। बस याद क्या रखना है, यहां पे हम लोग नोटिंग चार्जेस की बात नहीं करेंगे, राइट। बाकी एंट्री इज एग्जैक्टली सेम एज डन इन केस ऑफ डिसऑनर बिल, दोनों ड्रॉर की बुक्स में भी, ड्रॉई की भी बुक्स में। ठीक है, ओके। सेकंड, अब हमने बोला कि डिलेड या एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है ड्रॉर, तो उस इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री क्या होगी, ड्रॉर अपने पास क्या एंट्री करेगा, ड्रॉई से उसे इंटरेस्ट मिलेगा तो ड्रॉई को अकाउंट को डेबिट करेगा, और इंटरेस्ट हमने बोला ड्रॉर के लिए इनकम है तो वो इंटरेस्ट को क्रेडिट करेगा, तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सिमिलरली ड्रॉई अपने पास क्या एंट्री करेगा, हमने बोला था इंटरेस्ट ड्रॉई के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट अकाउंट वो डेबिट करेगा, और क्योंकि अब वो उसको ड्रॉर को देना है, उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई ड्रॉर की तरफ, तो ड्रॉर को क्रेडिट करेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर्स अकाउंट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वैसे आपको कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो क्वेश्चन में, बट फिर भी यहां लिखी हुई है बैलेंस अनपेड अमाउंट। जो अनपेड अमाउंट है वो, अनपेड अमाउंट मतलब अगर बिल के अगेंस्ट, पुराने बिल के अगेंस्ट कोई पार्ट पेमेंट हो गई तो वो हटा दोगे,
तो जो बच गया अमाउंट जो अनपेड है अभी उसी पे इंटरेस्ट निकलेगा। तो अनपेड अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू एक्सटेंडेड पीरियड अपॉन 12, और एक्सटेंडेड पीरियड का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। फिर पार्ट पेमेंट, हमने बोला था कभी कभी पार्ट पेमेंट भी कर लेता ड्रॉई, तो उस पार्ट पेमेंट के लिए क्या एंट्री होगी, ड्रॉर अपने पास क्या एंट्री करेगा, उसको पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे मिल रहा है, ड्रॉई से मिल रहा है तो ड्रॉइज अकाउंट, और ड्रॉई अपने पास क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉर को दे रहा है टू बैंक अकाउंट क्योंकि उसके जेब से बैंक से पैसा जा रहा है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम पार्ट पेमेंट एक्सक्लूड इंटरेस्ट, तो क्वेश्चन में कभी कभी वो बता ही देता है कि पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट भी एक्सक्लूड करना है, मतलब जो पार्ट पेमेंट हो रही है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो रही है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप हमेशा अज्यूम करोगे कि जो हम पार्ट पेमेंट कर रहे हैं वो प्योरली अगेंस्ट बिल कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पार्ट पेमेंट हम लोग नहीं कर रहे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और लास्टली फोर्थ स्टेप में क्या होता है, नया बिल ड्रॉ होता है, तो नए बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होती है, फिर तो आप सेम एंट्री जो आपने बिल इशू और एक्सेप्ट की जो एंट्री सीखी थी सेम वही एंट्री। तो ड्रॉर अपने पास क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, और ड्रॉई अपने पास क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं आपकी इन केस ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रिबेट, तो रिटायरमेंट क्या होता है, रिन्यूअल का बिल्कुल उल्टा होता है। तो यानी कि जब हमारा ड्रॉई अच्छा बच्चा होता है, वो ड्यू डेट से पहले आके बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो जब रिटायरमेंट हो रहा है तो क्योंकि ड्रॉर को पैसा जल्दी मिल रहा है, तो क्या ड्रॉर क्या करता है, ड्रॉई को एक रिबेट या डिस्काउंट अलाउ करता है या फिर कोई इंटरेस्ट अलाउ करता है फॉर अर्ली पेमेंट, राइट। अब ये जो रिबेट होता है, फिर से वही बात आपको पता होना चाहिए, जो अब ये रिबेट ड्रॉई को दे रहा है वो ड्रॉर के लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, और ड्रॉई के लिए क्या है, वो है इनकम, राइट। तो अब एंट्रीज क्या क्या होती हैं, एंट्रीज क्या क्या होती हैं, तो सपोज 100 रुपए का बिल था, 100 रुपए का बिल था और ये अर्ली पे हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो 10% का रिबेट अलाउ कर देता है ड्रॉर। तो अब एंट्री क्या होगी, ड्रॉर के बुक्स में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में अब कितना पैसा आएगा, 100 रुपए में से 10% यानी 10 रुपए का तो रिबेट अलाउ हो गया, तो सिर्फ 90 रुपीज आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा 90। रिबेट खर्चा बोला ड्रॉर के लिए, तो रिबेट अकाउंट डेबिट 10 रुपीज टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 100 रुपए, ठीक है। सिमिलरली ड्रॉई इस केस में क्या एंट्री करेगा, सेम एग्जांपल में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 100 रुपए का बिल्स पेबल खत्म, टू कैश या बैंक जेब से जा रहे 90 रुपए, टू रिबेट अकाउंट क्योंकि रिबेट इनकम है 10 रुपए की रिबेट से हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी सिंपल एंट्रीज हो जाती है, ठीक है। तो रिबेट कैसे निकलता है, रिबेट कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है कि कभी आपको वो रिबेट डायरेक्टली ना निकाल के वो इंटरेस्ट फॉर्म में दे दे, तो बिल अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग पीरियड अपॉन 12। रिमेनिंग पीरियड का मतलब क्या है, जो अर्ली पेमेंट हो गई ना हमारी, अर्ली जो पेमेंट हो गई उसमें कितना पैसा कितना टाइम बचा था, तो पीरियड बिटवीन एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट एंड ड्यू डेट ऑफ बिल, इसको हम बोलते हैं रिमेनिंग पीरियड, ठीक है। चलो उसके बाद आपका अगला कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आईसीआई का काफी पसंदीदा टॉपिक है, ये अपने एग्जाम के क्वेश्चन वो कई बार डाल देता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का दिवाला निकल जाता है, दिवाला निकल जाता है मतलब वो कोई भी लाइबिलिटी पे करने के लायक नहीं बचता, तो कोर्ट उसको ऐसे व्यक्ति को कभी कभी इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है, ठीक है। और ऐसे ही नहीं करता, अप्लाई करना पड़ता है। आज अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी कोई भी डेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता, तो मैं कोर्ट के पास चला जाता हूं और एप्लीकेशन दे देता हूं कि भाई मेरे को इंसॉल्वेंट आप डिक्लेयर कर दो, ठीक है। और कोर्ट अकॉर्डिंगली फिर देख दाख के इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। तो ये होती है इंसॉल्वेंसी, राइट। तो अब हम यहां पर किसकी इंसॉल्वेंसी के बारे में रहे, इंसॉल्वेंट होगा तो किसको मतलब है, ड्रॉई से मतलब है ना। पेमेंट किसको करना है, लाइबिलिटी किसकी है, ड्रॉई की है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई की बात करते हैं, ठीक है। तो व्हेन ड्रॉई बिकम्स इंसॉल्वेंट द एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ बिल इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉई। तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी हम लोग नॉर्मल पहले तो जो डिसऑनर की एंट्री वो पास करते हैं। तो 3 जगह पे हमने बोला डिसऑनर की एंट्रीज की बात करी हमने। एक तो जब डिसऑनर ही होता है तो वहां तो हो ही रही है डिसऑनर की एंट्रीज। दूसरा हमने जब रिन्यूअल ऑफ बिल की बात करी थी, वहां पे जब पुराना बिल कैंसिल करते थे
वहां पे डिसऑनर बिल की एंट्री पास होती थी। और तीसरी, जब इंसॉल्वेंसी होगी, यहां पे भी हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री पास करेंगे, दोनों ड्रॉर और ड्रॉई की बुक्स में। अब कभी कभी सवाल बोलता है कि जो एस्टेट है, जो लीगल एस्टेट है किसी भी ड्रॉई का, उससे कुछ पार्शियल अमाउंट हमें रिकवर हो गया, कुछ पार्शियल अमाउंट मिल गया, 40% मिल गया, 50% मिल गया, फलाना मिल गया, ढिंगाना मिल गया, तो उस कभी कभी अगर वो अमाउंट रिकवर हो जाता है तो फिर हम उसकी भी एंट्री पास करते हैं। अब वो एंट्री कैसे पास होती है, एंट्री देखना कैसे पास होती है। डिसऑनर की बिल तो आपने डिसऑनर की एंट्री तो आपने पास कर दी होगी, तो डिसऑनर की एंट्री तो पास होगी, तो वो तो पहले आपको करनी है। अब सपोज 100 रुपए की लाइबिलिटी थी, 100 रुपए की लाइबिलिटी थी, क्वेश्चन ने बोला कि 60% इसमें से लीगल एस्टेट से मिल गया, तो एंट्री क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, ड्रॉर की बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, ड्रॉर को मिल जाएगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिलेगा, 100 रुपए में 60% यानी 60 रुपए मिलेगा। ड्रॉई का अकाउंट पूरे 100 रुपए से खत्म कर देंगे, ड्रॉई का अकाउंट पूरे 100 रुपए से खत्म कर देंगे, और जो पैसा नहीं मिलेगा वो कहां पे डाल देंगे, बैड डेट्स अकाउंट में, क्योंकि वो अब बैड डेट्स हो गया, तो रिमेनिंग 40% हम लोग बैड डेट्स में डाल देंगे। सिमिलरली ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, ड्रॉर्स अकाउंट डेबिट, तो ड्रॉर बेसिकली उसकी लाइबिलिटी है, तो वो खत्म 100 रुपए से। कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट, उसकी जेब से कितना पैसा गया, 60 रुपए, और जो पैसा उसको नहीं देना पड़ा, जो 40% पैसा ड्रॉई को नहीं देना पड़ा, उसके लिए हम लोग एक अलग अकाउंट खोल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, तो ये होती है आपकी इंसॉल्वेंसी की एंट्री। अब लास्ट आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए, अगेन अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल, ठीक है, तो अकोमोडेशन बिल क्या है, देखो जब अकोमोडेशन बिल बोलते हैं तो आपको दो तरह के बिल पता होने चाहिए, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है अकोमोडेशन बिल। अभी तक इससे पहले की जितनी भी हमने कॉन्सेप्ट देखे वो थे रिलेटिंग टू ट्रेड बिल। ठीक है, तो ट्रेड बिल में क्या होता है, बेसिकली जब कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट बिल ड्रॉ होता है, मतलब कोई सेल परचेज के अगेंस्ट बिल ड्रॉ होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड बिल। अकोमोडेशन बिल क्या होता है, वो कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए नहीं ड्रॉ होता, ये कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन यानी सेल परचेज के लिए नहीं ड्रॉ होता, ये होता है, यूज होता है एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल। तो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टूल की तरह यूज होता है, ना कि कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। तो ऐसे बिल को हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। ठीक है, अब अकोमोडेशन बिल का कॉन्सेप्ट ऐसे ओरली थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा जा सकता, तो हमेशा जब भी आप अकोमोडेशन बिल पढ़ो तो आप विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन करना। ठीक है, तो इसमें आपको इलस्ट्रेशन 9 एंड 10 जरूर से रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपको कवरेज हो जाएगी आपके अकोमोडेशन बिल की। कॉन्सेप्चुअली मीनिंग तो यही है अकोमोडेशन बिल का, बट आपको प्रैक्टिकल सवालों में क्या करना होता है वो आपको क्वेश्चन की हेल्प से करना है। ठीक है, तो वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं क्वेश्चंस, तो आप मेरी वीडियो से भी देख सकते हो, नहीं तो आप अपने आप से भी पढ़ के रिवाइज कर सकते हो अकोमोडेशन बिल को। ठीक है, तो बस ये है आपका पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का रिवीजन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज हो गए होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई होंगी, और आपने मेरे साथ साथ सारी जर्नल एंट्रीज वगैरह बोली होंगी, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि रिवीजन आपको कैसी लगी। तो अगर रिवीजन अच्छी लगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट भी कर देना प्लीज, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, राइट। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।